यदि आप आयुर्वेद फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा 2024 में जो रिक्तियां निकल कर के आई थी उसमें यदि आपने आवेदन किया था और आप उसकी तैयारी कर रहे थे तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कल आपका सिलेबस आया है उस सिलेबस के बारे में। हम बात करेंगे कि इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें जो हैं आपके सेशनल सिलेबस से कम हैं, किस विषय को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझना है, किस पे कम समय देना है और किस पे समय ज़्यादा देना है। वैसे तो आपको हमने पार्ट वाइज अलग अलग वीडियो के माध्यम से सारे जो अपडेट है दिए थे और आपको ये भी बताया गया था कि हाल फिलहाल में सिलेबस जारी होने वाला है, लेकिन बीच में आयोग के एग्ज़ाम कैलेंडर में आयुर्वेद भेषजिक भर्ती परीक्षा का कोई भी चर्चा नहीं होने के कारण, एग्ज़ाम की डेट नहीं अनाउंस होने के कारण थोड़ा सा मन व्यथित हो गया था और जितने भी अभ्यर्थी थे वो भी दुखी थे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस भर्ती की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही जैसे ही आवेदन हो जाता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। और शुभकामना दूंगा मैं उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने संतोष रखा, जिन्होंने धैर्य रखा, जिन्होंने इतना समय दिया इस भर्ती को और इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने इंतज़ार किया। और जो भी लड़ाई लड़ी गई वो बहुत ही इत्मीनान से, कायदे से और नियम और कानून के अंतर्गत लड़ी गई और आप सभी की जीत हुई। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि सिलेबस जारी हो गया है और आपको पता है कि भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हुए और आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, उस तरह से देखा जाए तो 2 साल का समय होने वाला है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर सिलेबस आ गया है तो हाल फिलहाल में जो पेट की शॉर्ट लिस्टिंग है वो भी हो जाएगी और मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भी भरे जाएंगे। उसके लिए नोटिफिकेशन आएगी तो उसके लिए अलग वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पे हम सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे। अब आपको हाथ पे हाथ धरे नहीं रहना है और न ही आपको बैठ करके सोचना है कि एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब पढ़ेंगे। समय आपको कम मिलेगा, सिलेबस ज़्यादा है लेकिन आपके सेशनल सिलेबस से कम है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो सेशनल सिलेबस है उसी से आपको आयोग के सिलेबस में जो भी चीज़ें होंगी वो आपको एडअप मिलेंगी। ये बात है कि जो सेशनल सिलेबस है उससे 65% ही आपको वहाँ पे दिखेगा और वैसा ही हुआ। हम यहाँ पे आपको सिलेबस की एक एक चीज़ बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। आपको पता है कि 25 जून यानी कि कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आपका जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट भर्ती 2024 का जो सिलेबस था वो जारी कर दिया है और बहुत ही सही तरीके से इन्होंने बताया है कि शासन के पत्र संख्या 521/47 का 3/2024 दिनांक 11/9/2024 द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पदों पर लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, और ये पूरी तरह से विधिवत है, ऐसा नहीं है कि उसी तरह से सिलेबस आयोग ने दे दिया है। अब कोई जो है इस पे रुकावट नहीं है, पूरी भर्ती साफ तरीके से होने वाली है। जो अच्छी तैयारी करेगा उसको सिलेक्शन मिलेगा। तो सिलेक्शन अगर पाना है तो तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। अतः आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा बटे 2024 भेषजिक आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आवेदन जिन्होंने 2023 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी दिया था, पेट दिया था,
उन्होंने 2024 में जो भर्ती आई थी उसमें फॉर्म भरा था, उन्हीं अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में बैठना है। आ रहा समझ में? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे थे कि सर 2025 पेट वालों को भी चांस मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2025 पेट वालों के लिए नई भर्ती आएगी तो उसमें चांस मिलेगा, और जिन्होंने पेट नहीं दिया होगा उनको फिर और आगे इंतजार करना होगा। 2025 पेट से भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना प्रकाशित किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो परीक्षा योजना है उसको हम देखते हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षा में, प्रश्नगत परीक्षा में, एक प्रश्न पत्र होगा जैसा कि सभी को पता है, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और समय जो है 2 घंटे का होगा। ठीक है, परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, सभी को पता है। मॉक टाइप होगा, एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, सभी प्रश्न 1 अंक के होंगे, यानी कि 100 प्रश्न है और 1 अंक के होंगे, तो मतलब 100 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन होगा, पहले से ही पता है। और आर्य भास्कर ऐप पे जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही थी इसी फॉर्मेट में दी जा रही थी। और आपको पता है कि अच्छी तैयारी, जो भी आर्य भास्कर ऐप पे जो भी कैंडिडेट, जो भी अभ्यर्थी कोर्सेज एनरोल करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता है कि आपने अधिकतम सिलेबस जो है कवर कर लिया है, बस कुछ ही बचा हुआ है जिसको नए सिरे से सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी को पढ़ाया जाएगा। जो पढ़ चुके हैं उनका एक तरह से अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, तो अच्छी खासी तैयारी होने वाली है आपकी। तो ऋणात्मक अंकन, निगेटिव मार्किंग है, सभी को पता है कि 1/4 जो है माइनस मार्किंग है, यानी कि 0.25 आपका गलत उत्तर देने पे कटेगा, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगा। ठीक है, तो माइनस मार्किंग है इसमें, इसलिए ये परीक्षा और ज्यादा खास हो जाती है तैयारी की दृष्टि से। अब एक बार सिलेबस को शॉर्ट में हम देखते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट क्या है? भाग 1 है, जिसमें आपके डिप्लोमा के सब्जेक्ट इन्वॉल्व है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में 1 घंटे से ज्यादा समय का वीडियो था जिसमें पूरा सिलेबस, सेशनल सिलेबस हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। ये भी बताया था किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, और जो आयोग का सिलेबस जारी होगा उसमें बोर्ड के सिलेबस से कितना इंपॉर्टेंट कौन सा विषय रहेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे हुआ भी, लेकिन जो हम सोच रहे थे उससे थोड़ा सा अलग है। हम सोच रहे थे कि जो शरीर रचना क्रिया विज्ञान है उससे ज्यादा पोर्शन होगा, लेकिन शरीर रचना क्रिया विज्ञान, रचना शरीर एवं क्रिया विज्ञान का जो टॉपिक है वो सीमित है, जो ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस हुआ है, लेकिन तब भी हमें पढ़ना है। अगर देखें तो आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्यवृत्त से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंक मिलेंगे 5। ठीक है, रचना शरीर और क्रिया शरीर से 5 प्रश्न होंगे और अंक होंगे 5। अब जो पहले से आयोग की भर्तियां देखते आए होंगे, अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में आप बैठे भी होंगे, आपने देखा होगा कि आयोग कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो ऐसा नहीं है कि आप 5 क्वेश्चन ही दिमाग में रख करके तैयारी करोगे। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, जितना दिया गया है सिलेबस, जो जितना दिया गया है वो आपको पढ़ना है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पूछेगा। आ रहा समझ में? जो दिया गया उसी के अंदर से सारी चीजें आएंगी। तो ये 2 विषय हैं, इनमें से 5-5 प्रश्न बताया जा रहा है, मतलब कि 10 नंबर का प्रश्न जो है आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्यवृत्त से और रचना शारीर एवं क्रिया शारीर से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद से विषय नंबर 3 और 4, जैसा कि हम बता रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट विषय है, इससे भी ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। बताया गया था और वैसा हुआ भी कि द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय से 20 प्रश्न, यानी कि 20 नंबर यहां से, और रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना 20 प्रश्न, यानी कि 20 नंबर यहां से। 40 प्रश्न, 40 नंबर के 40 प्रश्न आपको यहां से मिल रहे हैं, और इस पे आपको ज्यादा फोकस होना है। और बात करें अगर रुग्ण परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद की, तो इससे भी 10 प्रश्न, संख्या है प्रश्नों की 10 और 10 नंबर का। अगर देखा जाए तो इन्हीं 3 विषयों से 50 नंबर
आ रहा है। अगर आप इन्हीं को बस तैयार कर लें तो इससे आपका अच्छा खासा मार्क जो है बन जाएगा। लेकिन पढ़ना सब है, सब में तैयारी आपको करनी है। अब यहाँ पे रोग परिचर्या एवं चिकित्सा, आपका जो सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस, उसमें रोग परिचय है, जो सेशनल सिलेबस है रोग परिचय एवं चिकित्सा है। तो परिचय और परिचर्या में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर रोग परिचय की बात करें तो बस रोग का सिंपली हमें इंट्रोडक्शन जानना है, परिचय जानना है। लेकिन जब परिचर्या आती है तो परिचर्या का मतलब अगर किसी रोग से कोई रोगी ग्रसित है तो उसकी देखभाल कैसे करनी, देखभाल में आने वाली सारी चीजें, सारी मुख्य बातें वो इसमें सम्मिलित होंगी। तो रोग परिचर्या एवं चिकित्सा से 5 प्रश्न यानी कि 5 नंबर के प्रश्न इससे बनेंगे। तो मतलब आपका जो 65 नंबर का प्रश्न है वो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से है, आपके फार्मेसी के विषय से है। उसके बाद से हम आ जाते हैं पार्ट 2 में। सिलेबस का जो भाग 2 है उसमें कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, इसमें आपको 15 नंबर तैयार करना होगा। और रह गई बात उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, तो इससे आपको 20 नंबर तैयार करना होगा। यानी ये बच गया आपका जो अलग सब्जेक्ट है उससे 35 नंबर आपको यहां से तैयार करना होगा। इसके लिए भी आयुर्भास्कर ऐप पे एक विषयवार कोर्स बंडल जो है तैयार है, और पहले से भी कैंडिडेट्स ने पहले से कोर्स लेकर के पढ़ाई की है, तैयारी की है, अच्छे तरीके से पता है। जिन्होंने नहीं किया होगा वो वहां पे ऐप पे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट में सिलेबस हो गया। अब डिटेल में हम सिलेबस को देख लेते हैं। अगर देखा जाए पाठ्यक्रम, तो यहां से देख के आपको लग रहा होगा कि अरे सर ने जो सेशनल सिलेबस बताया था तो बहुत ब्रॉड था, इसमें तो बहुत कम चीजें हैं। तो सही बात है, चीजें कम हैं, लेकिन पढ़ करके अगर देखा जाए तो मेन जो पॉइंट्स हैं आपके सिलेबस के उनको यहाँ पे रखा गया, तो समझ करके तैयारी करनी होगी। इसमें अगर देखा जाए पाठ्यक्रम में, तो पहला विषय है आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्यवृत्त का, जो हम बता रहे हैं कि इससे 5 नंबर का प्रश्न बनेगा। और टॉपिक अगर देखें, अष्टांग आयुर्वेद का सामान्य ज्ञान, पूरा डीप में नहीं पढ़ना है, जनरली थोड़ा सा पढ़ना है। आयु कितने हैं, आरोग्य, आरोग्य अनारोग्य की व्याख्या, पुरुषार्थ चतुष्ट, चिकित्सा के चतुष्पाद का सामान्य ज्ञान, ये आपका एक पॉइंट है। इसमें जो टॉपिक है आप देख चुके हैं। दूसरे पॉइंट दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या का सामान्य ज्ञान, इसमें भी जनरली आपको पढ़ना है, डीप में नहीं जाना। फिर वायु, वातायन, जल, जल संशोधन, आहार, आहार विधि, उपवास, ब्रह्मचर्य का ज्ञान, जनपदोध्वंस, संक्रामक रोग, दूषित जल, दूषित वायुजन्य व्याधियां, ये सब आप पढ़ चुके हो। ऐप पे जो कोर्स बंडल आपको मिला है, जो भी कैंडिडेट तैयारी करने के लिए जिन्होंने भी कोर्स लिया था, वो सारी चीजें इसमें आप पढ़ चुके हो। कुछ ही पॉइंट जो है आपने नहीं पढ़ा है, उसको भी डिटेल में दिया जाएगा, बताया जाएगा। और इस विषय में अगर देखा जाए तो अंतिम पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि, जन समस्याएं एवं परिवार कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं उपायों का ज्ञान। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया था हम कि जनसंख्या संबंधित जो प्रश्न है या परिवार कल्याण कार्यक्रम, इससे प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो वैसा ही है, आयोग के सिलेबस में भी वो चीज मेंशन है। अब दूसरा अगर विषय हम देखें, दूसरा विषय तो वो क्या है, दूसरा विषय है रचना शारीर एवं क्रिया शारीर का। इससे भी 5 अंक मिलेगा आपको, 5 नंबर का प्रश्न, 5 प्रश्न बनेंगे 5 नंबर के, जिसमें 5 पॉइंट आपको दिए गए हैं सिलेबस में। पहले पॉइंट में शरीर के अंग प्रत्यंग कोष्ठ कोष्ठांग, इनका इंट्रोडक्शन, सामान्य सा परिचय चाहिए, डीप में नहीं जाना है। रक्त का संगठन एवं कोशिका ऊतक का सामान्य परिचय, ये मॉडर्न से है, ये भी आपको पढ़ना है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है। रक्त व संस्थान, पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान, अस्थि संस्थान, मूत्र संस्थान और प्रजनन संस्थान, नाड़ी संस्थान का सामान्य परिचय और उनके कार्य। जितने भी आपके जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया,
तो ये सारे जो भी संस्थान हैं सभी के इंट्रोडक्शन को आपको देखना है, उनके कार्यों को भी आपको समझना है इसमें, ठीक है। उसके बाद से अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, उनसे निकलने वाले स्राव और उनके कार्य। अंतःस्रावी देख लीजिए, यहाँ पे अंतःस्रावी है, बाह्यस्रावी ग्रंथियों के नाम नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनसे निकलने वाले स्राव, उनके कार्य को ही बस इसमें रखा गया है। फिर दोष, धातु तथा मलों का सामान्य परिचय। सामान्य पूछा जा रहा है लेकिन टोटली पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि आयोग कहता कुछ और है और हो जाता कुछ और है, तो आप 5 अंक के चक्कर में थोड़ा सा पढ़ करके मत निकलिएगा, क्योंकि काम नहीं निकालना है, हमें अच्छे से पढ़ना है, ताकि कोई प्रश्न आ भी जाए, ज्यादा भी आ जाए तो हम छोड़े ना उसे। अब मुख्य विषय के अंतर्गत हम देखें तो इस विषय को आपको ध्यान पे रखना होगा, यही फंसाने वाले विषय हैं, जिसमें द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय है। 20 नंबर का पोर्शन है इससे। द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव का ज्ञान, ये आपको पूरा पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट भी है। और ये जो हिस्सा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसमें आपको इनकी परिभाषाएं याद रखनी होगी। अनुलोमन, दीपन, पाचन, ग्राही, स्तंभन, रसायन, वमन, विरेचन, वाजीकरण, विसघन, इनकी परिभाषा आपको, इनके कार्य और परिभाषा को याद रखना होगा। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मिश्रक गण हैं उनका परिचयात्मक ज्ञान और गुण कर्म। ये बात दूसरी है कि ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई है, लेकिन फिर से रिवाइज करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, तृण पंचमूल, कंटक पंचमूल, वल्ली पंचमूल, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, चतुरूषण, षडूषण, चतुर्बीज, अष्टवर्ग, त्रिजात, पंचतिक्त आदि मिश्रक गणों का परिचयात्मक ज्ञान एवं गुणकर्म, इनका परिचय और गुणकर्म चाहिए बस, ठीक है। और चौथा जो पार्ट है उसमें निम्न औषधि द्रव्यों का नाम, जितने भी औषधि द्रव्य हैं उनका हमें नाम जानना है, पर्यायवाची भी जानना है, इनका वानस्पतिक नाम भी जानना है, कुल, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, मात्रा, विशिष्ट योग एवं आमयिक प्रयोग का ज्ञान। इतना मतलब सभी औषधियां जो दी हैं उनकी इतनी चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी है, जिसमें हरितकी है, विभीतकी है, आम्लकी है, शुंठी, पिपली, मरीच, चित्रक, जीरक, यवानी, विडंग, यष्टि, मधु, आरगवत, कुटकी, चिरायता, मदन फल, काकमाची, कर्कट श्रृंगी, अश्वगंधा, शतावरी, अपामार्ग, गुरुचि, निम्ब, कुमारी, पुनर्नवा, वासा, अर्क, शंकुष्पी, शोभाजन, अर्जुन और खदिर, ये औषध द्रव्य हैं जिनके नाम, वानस्पतिक नाम, कुल, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, मात्रा और विशिष्ट योग और आमायिक प्रयोग का ज्ञान आपको इन सभी का जानना ही होगा, यानी कि पूरी तरह से इसको रट जाना है। अगला अगर देखें तो निम्न वर्गों का सामान्य परिचयात्मक, मतलब इसमें शॉर्ट में जानना है, इनका काम और परिचय जानना है, जिसमें क्षार वर्ग है, सुगंध वर्ग है, क्षीरी वर्ग है, विषोप विष वर्ग है, इनका शोधन, औषधि मात्रा, विशिष्ट योग, उसके बाद से पुष्प वर्ग, फल वर्ग, धान्य वर्ग और तैल वर्ग। तो अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से आपको ऐप के कोर्सेज में क्लासेस दी गई हैं, तो इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। आपका द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय पूरी तरह से कंप्लीट है। जो औसत द्रव्य छूटे हैं उनको और इन सभी पॉइंट्स को फिर से आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि जब पढ़ा दिया गया तो इसको फिर से नहीं पढ़ाया जाएगा, अच्छे तरीके से आपको इसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन साथ में जो चीजें कंटेंट में हैं, जो कोर्स में चीजें दी गई हैं, जो स्टडी मटेरियल दिए गए हैं, उनको रिवाइज करना है, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगला देखिए, रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना, ये भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी 20 प्रश्न और 20 नंबर के होंगे, जिसमें पारद का परिचय, शोधन, अष्ट संस्कार, गुणकर्म, मात्रा और इनका सम्यक ज्ञान, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु,
उपधातु, रत्न, उपरत्न, सुधा, शिक्ता वर्ग में वर्णित द्रव्यों का स्वरूप, भेद, शोधन, मारण और सत्वपातन। अमृतीकरण, पिष्टीकरण, गुण, मात्रा तथा उनके प्रमुख योग, विभिन्न पुटों एवं यंत्रों का ज्ञान। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट पार्ट है आपके इस विषय का। ठीक है, समझ करके पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि 5000 मॉक क्वेश्चन दे दिया जाए और वो लेकर के उससे तैयारी कर लेंगे और एग्जाम में बैठ करके पास हो जाएंगे। तो तुक्का वाला काम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5000 या 10,000 आपको मॉक सीरीज दी जाएगी उसी से पेपर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर नहीं होते, अगर टॉपिक क्लियर हो गए तो कितने भी प्रश्न बने तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो उस तरीके से हमें पढ़ना है और उसी तरीके से आज भास्कर ऐप पे आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, फिर पंचविध कषाय कल्पना, गुग्लुकल्प, लवण, मशीकल्प, अयस्कृति, क्षार सूत्र का परिचय, परिभाषा तथा उनकी निर्माण विधि, मात्रा एवं आमायिक प्रयोग का ज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रचलित रस, रसायन एवं सिद्धि योगों के घटक द्रव्य, मात्रा आमायिक प्रयोगों का ज्ञान, शास्त्र में वर्णित विविध मान एवं वर्तमान मान का ज्ञान, औषधि वितरण व्यवस्था, व्यवस्था पत्र एवं सांकेतिक चिन्हों का ज्ञान। जो आपने नहीं पढ़ा है और यहाँ पे औषधि संग्रह, रजिस्टर की पूर्ति एवं संरक्षण, चिकित्सालय में प्रयुक्त होने वाली औषधियों की सूची, इंडेंट का निर्माण संबंधी ज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं पढ़ा है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। तो विषय किस तरह से है और किस तरह से तैयारी करना है आपको अच्छे तरीके से पता है और तैयारी कराया भी गया है। तो भेषज कल्पना में अगर देखा जाए कुछ ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा आपने भेषज कल्पना कवर की हुई है। भेषज कल्पना में बस दूसरे पॉइंट को बस ऐड कर दिया गया है, इसमें जितने टॉपिक है वही पढ़ना है और आपको ये पता होना चाहिए कि जो जितना दिया हुआ है इसके बाहर से कुछ चीजें नहीं आएंगी, तो इनको आपको खत्म करना है, इसी को पढ़ना है। ठीक है, अगला जो विषय है वो है रुग्ण परिचर्या और व्यवहार आयुर्वेद का। इसमें हमने कई बार आपको बताया कि ये जो है एक्ट, यानी कि जो रूल रेगुलेशन है, ड्रग और कॉस्मेटिक जो एक्ट हैं वो सारी चीजें यहां पर हैं। ठीक है, तो उनको अच्छे तरीके से हमें समझ करके कंप्लीट करना होगा। जैसे पहले में अगर आप देखें तो वैद्य, कंपाउंडर तथा परिचारक के गुण एवं कर्तव्य बताया गया है। चिकित्सालय में प्रयुक्त होने वाले यंत्र, वस्त्र आदि का शोधन तथा विसंक्रमण, चिकित्सालय में रोगी भर्ती के नियम, रोगी परीक्षण एवं जांच तथा सह आदि के संबंध में सामान्य ज्ञान, औषधि प्रयोग तथा रोगी में होने वाले विभिन्न लक्षणों जैसे ताप आदि के निराकरण की जानकारी, पथ्यापथ का विस्तृत ज्ञान, रोग भेद से परिचर्या तथा भेद का विवरण, रोगी की मृत्यु होने की संभावना होने पर परिचारक के नियम तथा शव प्रबंधन, विभिन्न आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक उपचार का विस्तृत ज्ञान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड अच्छे से पढ़ना है। शल्य क्रिया के पूर्व एवं पश्चात कर्म, संज्ञा हरण का ज्ञान, जो एनेस्थीसिया जो दिया जा रहा है तो शल्य कर्म से पूर्व और पश्चात में संज्ञा हरण का ज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली है। जैसा कि हमने आपको बताया था जब सिलेबस हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने बताया था ये थ्योरेटिकल भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो मॉक क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, मॉक टाइप क्वेश्चन जो है इससे बनेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है अंतिम विषय रोग परिचर्या एवं चिकित्सा का। जो रोग परिचय और चिकित्सा आप पढ़ रहे थे, यहाँ पे परिचर्या आ जाने की वजह से प्रैक्टिकली सारी चीजें इसमें एडअप हो जाती हैं, जिसमें व्याधि की परिभाषा, सामान्य कारण, भेद, अधिष्ठान, दोषों की अवस्थाएं, प्राकृतिक एवं वैकृत दोष, नानात्मज विकार पढ़े हुए हो आप, निदान पंचक अच्छे तरीके से पढ़े हैं, त्रिविध एवं अष्टविध परीक्षाएं, दैनिक नैदानिक यंत्र शोधन एवं संरक्षण, चिकित्सा की परिभाषा, चिकित्सा के चतुष्पाद, पंचकर्म के पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, बाल रोग, सूतिका रोग, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, अस्थि संधि रोग, सामान्य उदर रोग, यकृत, प्लीहा, फुफ्फुस एवं हृदय रोग, त्वचा, यौन एवं मूत्र रोग, रक्त पित्त वात व्याधि, ज्वर, मानसिक रोग एवं संक्रामक रोगों का सामान्य परिचय, सामान्य चिकित्सा एवं घरेलू उपचार। ये आपका विषय जो है इसमें इतने पॉइंट जो हैं कवर करने हैं और इससे भी जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो
डिफिकल्ट होंगे। जब तक आप बीमारी को अच्छे तरीके से नहीं जानोगे, उसकी परिभाषा नहीं जानोगे, उसमें कौन से योग दिए जा रहे हैं नहीं जानोगे, तब तक प्रश्न अगर बनेंगे तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो इस पर भी आपको समय खपाना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब हम पार्ट 2 में आते हैं, जो सिलेबस का दूसरा भाग है, जिसमें कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार जो है उससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो आपको कंप्लीट करना है, जिसमें कंप्यूटर सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग। उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, आईटी गैजेट, उनका अनुप्रयोग, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, ईमेल आईडी को बनाना एवं ईमेल प्रयोग संचालन, प्रिंटर, टैबलेट एवं मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें एमएस वर्ड है, एक्सेल प्रोसेसिंग है, एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण जो तत्व हैं वो पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस। तो इससे 15 नंबर यानी कि 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे और वो आप कर लोगे, ठीक है, वो भी आप अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। अब सिलेबस का जो बचा हुआ हिस्सा है भाग 2 में, तो जिसमें डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग हैं, भविष्य के कौशल एवं साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है उसको ज्यादा आपको सही तरीके से कवर करना है, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां आदि, ये भी आपको कवर करना है। यानी कि इसमें जो अपडेट हो रहा है ना कंप्यूटर में, कंप्यूटर फील्ड में जो करंट चीजें हो रही हैं, वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं, उनको भी आपको इसमें सम्मिलित करना है। अब अंतिम जो सिलेबस का जो पार्ट है वो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज, जो जीके है यूपी का, वो आपको कवर करना है। लेकिन जो पॉइंट है इसके अंतर्गत, जिसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्य जीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं में विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी पोर्शन बड़ा है, 20 नंबर 20 क्वेश्चन के बनेंगे, ठीक है। तो 20 प्रश्न इससे आएंगे 20 नंबर के। तो ये आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो रहा, ठीक है। अब ऑफिशियल सिलेबस आ गया है तो ये आपको पता चल गया कि हमें इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके दिमाग में अभी भी डाउट चल रहा है, जैसे कि जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो पेट स्कोर क्या होगा, किस स्कोर के जो कैंडिडेट हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और मुख्य परीक्षा का फॉर्म जो है किनको आवेदन करना होगा, क्या हमारी छटनी हो जाएगी या हम बचे रहेंगे। तो आपको बता दें जो सेफ स्कोर है वो आपका धनात्मक, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें ये लिखा गया था कि सकारात्मक, जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो सकारात्मक होना चाहिए। और जैसे नियम के अंतर्गत अगर चला जाए तो देखा जाए तो सीटें जो हैं, सीट जो है 1002 है, और फॉर्म अगर देखा जाए तो 2700 के लगभग जो है फॉर्म पड़े हुए हैं, ठीक है, 2700 के लगभग फॉर्म जो है पड़े हैं। तो अगर स्क्रूटनी होती है तो कुछ गलत भी जो फॉर्म भरे हुए थे वो हटेंगे, और साथ में जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो हमको जहां तक उम्मीद है अगर किसी का 2 नंबर भी है तो उनकी भी शॉर्ट लिस्टिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। उन्हें भी मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरना होगा, उनका भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, अगर आपने सकारात्मक स्कोर, नॉर्मलाइज जो स्कोर है आपका सकारात्मक है, नेगेटिव नहीं है, तो आप ये मन बना के रखिए कि आपकी भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और आप भी मुख्य परीक्षा में बैठोगे। तो आपका पूरा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? आपके सिलेबस पे, ऑफिशियल सिलेबस पे, आपकी तैयारी पे, ठीक है।
अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि ये जो 1002 पोस्ट है, ये जो अयोग्य होंगे, जो तैयारी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, जो कट ऑफ बनेगा, जो मार्क सेफ स्कोर जो होगा, अगर आप नहीं प्राप्त करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप जो मिनिमम स्कोर जो होगा वो आप नहीं भी लाते हो और ये सीट ज्यादा है तो भरने के लिए आपको ऐसे ही कम मार्क भी होगा तो इसमें लाख भर देंगे, ऐसा नहीं है। हम कम नंबर भी लाते हैं तो हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो कट ऑफ होगी, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें जो स्कोर होगा वो आपको लाना होगा। आ रहा समझ में? उतना आपको लाना ही होगा। तो आप से जो मांगा जा रहा है उससे ज्यादा आप अचीव करने की, प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, उस तरीके से तैयारी कीजिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है। बाकी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो समय रहते बनवा लें, क्योंकि लास्ट समय में आप बनवाने जाओगे तो नहीं हो पाता है। तो समय रहते सारी चीजें आप तैयार कर लीजिए, बनवा लीजिए। अगर आपने, वैसे तो आपको पता है कि इसमें कास्ट सर्टिफिकेट, जिन्होंने कैटेगरी सेलेक्ट की होगी उसके हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। तो नया कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, क्योंकि 2 साल हो गया। अगर आपने पहले बनवाया होगा तो फिर से नया आपको बनवा लेना होगा, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आपको रख लेना है। ठीक है। और आपको तैयारी पे ध्यान बना करके रखना है, तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो आपके सब्जेक्ट पे आधारित होगा। उसमें हम कुछ टॉपिक को भी लेकर के चलेंगे और कुछ मॉक क्वेश्चन भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। बाकी जो क्लासेस शुरू हो रही हैं आयुर्भास्कर ऐप पे, जो भी आयुर्वेद फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा के जो भी कोर्स हैं उसमें क्लासेस जो हैं रेगुलर आपको रात 9 बजे तक रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। बाकी जो लाइव सेशन होगा डाउट के लिए, साथ ही मॉक क्वेश्चन बेस्ड जो लाइव सेशन होगा वो हमेशा रविवार को रखा जाएगा। उसके लिए जो समय सीमा होगी आपको ऐप पे नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से तैयारी करें, अपने विषय को, हर विषय को अच्छे तरीके से समय देना है और समय देते हुए किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। जिस हिसाब से आपको सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं उसी हिसाब से, उतने समय के हिसाब से, उतनी महत्ता के हिसाब से आपको सभी को पढ़ना है। ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सभी कैंडिडेट तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी भी कोई कैंडिडेट ऐसा है जो सिलेबस नहीं समझ पा रहा है या भर्ती परीक्षा के कोर्स के लिए परेशान है, कोर्स नहीं ले पा रहा है, तो आप वीडियो वहाँ तक पहुँचा दीजिए। अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।